नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जस्ट लर्न सेगमेंट में मैं आपका दोस्त राकेश कुमार। आज हम बात कर रहे हैं मौर्यकालीन इतिहास की मध्य प्रदेश के संदर्भ में। इसके पहले पिछले वीडियो में हमने मौर्य काल तक पढ़ लिया था, उसके बारे में बात कर ली थी। आपने अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसकी सब सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तो बात करते हैं मौर्यकालीन राजवंशों की। मौर्यकालीन राजवंश में सबसे पहले हम शुंग वंश की बात करते हैं। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य शासक जो था उसका यह सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके मगध की गद्दी प्राप्त की। इसने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का शासक नियुक्त किया। विदिशा का शासक जब नियुक्त किया तो अग्निमित्र ने विदर्भ को विजित करने के लिए वहाँ के शासक यज्ञसेन को हटाकर अपने मित्र माधवसेन को वहाँ का शासक नियुक्त किया और उसे विदर्भ विजेता कहा गया। अग्निमित्र को विदर्भ विजेता के नाम से जाना गया। मध्य प्रदेश में शुंगों के संबंध में पुरातात्विक साक्ष्य में भरत स्तूप, सांची का स्तंभ और गरुड़ स्तंभ जो बेशनगर से प्राप्त हुआ है, वहाँ से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ में साहित्यिक दृष्टि से देखें तो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित मालविकाग्निमित्रम से भी अग्निमित्र के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी बात हम करें इसमें आगे तो शुंग वंश का 9वां शासक शुंग वंश का जो 9वां शासक था, जिसका नाम भागभद्र या भागवत के रूप में मिलता है, उसके शासनकाल में उसके राज दरबार में ग्रीक के शासक एंटिलियोकस का राजदूत हेलियोडोरस बेशनगर आया और उसने वहाँ पर एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया तथा भागवत धर्म अपनाया। वर्तमान में गरुड़ स्तंभ को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए कि वर्तमान में गरुड़ स्तंभ को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान नाम इसका पूछा जा सकता है आपसे। इसके उपरांत हम बात करते हैं कि यहाँ पर भरत स्तूप जिसका निर्माण शुंग शासनकाल में हुआ, इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे 1875 में खोजा। अच्छा, नोटेट करने वाली बात यह है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत का पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये पीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है आपका और ये महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी। साथ ही साथ शुंग शासकों ने सांची के जो स्तूप हैं, जब वो सांची के स्तूपों का उसने जीर्णोद्धार करवाया और जो जंगले वगैरह टूट चुके थे उनको पत्थरों से निर्मित करवाया। इस प्रकार से हमें शुंग वंश के बारे में मध्य प्रदेश के संदर्भ में जानकारी मिलती है। चूँकि इनका मूल स्थान विवादित है कि ये मध्य प्रदेश से संबंधित थे या फिर अवध या गंगा क्षेत्र के निवासी थे, ये एक विवादित प्रश्न है, इसलिए इसके ऊपर चर्चा कभी फुल एक वीडियो बना करके हम करेंगे। इस वंश के मूल स्थान के संबंध में विशेष तौर पर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें बतलाई हैं। शुंग वंश के बाद में आपका मध्य प्रदेश में आता है आपका सातवाहन वंश। हालांकि सातवाहन वंश का मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलता है, पर फिर भी इसके बावजूद हम देखते हैं कि सातवाहनों ने मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से मालवा एवं अनूप देश के ऊपर शासन किया। अनूप देश को वर्तमान में निमाड़ कहते हैं। वर्तमान में अनूप देश को क्या कहा जाता है? निमाड़ के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन नाम है उसका, ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। सातवाहन वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ जिसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस गौतमीपुत्र सातकर्णी के जो साक्ष्य हैं वो सांची के जो दक्षिणी तोरण द्वार है वहाँ पर एक शिलालेख मिला हुआ है, वहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में सातवाहन की हम यहाँ तक बात करेंगे। बाकी पूरे वंश के संबंध में खासकर गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था वो एक प्रतापी शासक हुआ। तो सारी की सारी डिस्कशन बात जो है हम जब इतिहास को पढ़ेंगे मुख्य रूप से, तो वहाँ पर इस वंश के बारे में विस्तृत जानकारी का अध्ययन करेंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे उसके बारे में। सातवाहनों के बाद में आता है यहाँ पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक नागवंश। जब नागवंश की बात करते हैं तो नागवंश एक प्राचीन और एक बृहद भूभाग पर शासन करने वाला वंश था। मुख्य रूप से माना जाता है कि नागवंश की स्थापना विदिशा से हुई है, क्योंकि यहाँ पर
जो नाग शासक है गणपति, इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं, इसलिए माना जाता है कि इस वंश की स्थापना विदिशा से हुई है। आगे चल करके ये पद्मावती या पदम पवैया नागवंश की राजधानी बनी। वर्तमान में पदम पवैया को ग्वालियर के नाम से जाना जाता है। पद्मावती या पदम पवैया वर्तमान में ग्वालियर उसे कहते हैं। ठीक इस प्रकार से नागवंश के जो अन्य शासक हुए, इन शासकों में हम देखते हैं कि आपका भीम, जो कि एक प्रसिद्ध शासक था, इसका शासन आगे जाके मथुरा तक फैल गया और इस प्रकार से ये एक बड़े भूभाग पर विदर्भ से लेकर के मथुरा तक इनका शासन फैला रहा। तो हम शुंग वंश, सातवाहन और नागवंश की बात कर चुके हैं। नागवंश के बाद हम मध्य प्रदेश में एक आभीर राजवंश भी हुआ। इस आभीर राजवंश का जो राज्य क्षेत्र था वो अनुपदेश एवं मालवा। ये प्रारंभ में एक प्रकार से अमात्य थे, पर इन्होंने बाद में जो ईश्वर सेन है, जिनका साक्ष्य हमें नासिक के अभिलेख से प्राप्त होता है, ईश्वर सेन इस वंश का संस्थापक है। इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और अनुपदेश मालवा पर शासन करने लगा। विशेष इसके ऊपर हमें जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद में जब खास करके कुषाणों का आक्रमण होने लगा तो इस राजवंश की स्थिति डामाडोल होने लगी। बाद में ये फिर से अमात्य बनने लगी। इसी क्रम में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के दो अन्य राजवंश, बोधि और मगध राजवंश। बोधि राजवंश का जो राज्य क्षेत्र था वो आपका त्रिपुरी या तेवर, जिसे वर्तमान में जबलपुर के नाम से जाना जाता है। इसके साक्ष्य हमें मुख्य रूप से जो मृद मुद्रांकन हैं वो त्रिपुरी या तेवर से प्राप्त हुए हैं। इन मृद मुद्रांकनों में हमें श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि जैसे शासकों का उल्लेख मिलता है। बाकी इसके साक्ष्य अन्य प्राप्त नहीं होते हैं। इसी समय लगभग इसी समय दूसरी शताब्दी के आसपास बोधि वंश के साथ साथ एक मग वंश भी था, जो समांतर काल में बघेलखंड पर शासन कर रहा था। बघेलखंड पर शासन मग वंश का चल रहा था। इसका जो संस्थापक शासक है उसे भीमसेन कहा जाता है। उसका नाम क्या मिलता है? भीमसेन। साक्ष्य इसके मिलते हैं कौशाम्बी, भीटा, कौशाम्बी आपका इलाहाबाद के पास, भीटा, बांधवगढ़ और उमरिया, यहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बांधवगढ़ से विशेष तौर पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये मग वंश और बोधि वंश दोनों समांतर हैं। जो बोधि वंश का राज्य क्षेत्र उस समय पे जबलपुर या तेवर था और इसी प्रकार से मगवंश का राज्य क्षेत्र जो है बघेलखंड था। तो इन वंशों की भी यहाँ पर उपस्थिति रही है। इनके भी पुरातात्विक साक्ष्य में किसी न किसी रूप में प्राप्त हुए हैं। ये भी आपका है। चूंकि यहाँ से क्वेश्चन बने ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर चांस बहुत कम है, इसलिए इसको इतना इन वंशों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, इतना जरूर है कि फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो वो भी हमारे सिलेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसलिए आवश्यक है कि इसे पढ़ें, है ना। चलिए नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम। मगवंश के बाद जब हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका वाकाटक राजवंश की बात करते हैं। हालांकि वाकाटक राजवंश के बारे में कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में इनका शासन चलता था, परंतु मध्य प्रदेश के अजयगढ़ जिला पन्ना, अजयगढ़ से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ऐसा माना गया है कि वाकाटकों का मूल स्थान वर्तमान बुंदेलखंड है। वाकाटक मूल रूप से बुंदेलखंड के हैं। यह बात प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर के.पी. जायसवाल के द्वारा कही गई है। हम वाकाटक राजवंश जिसका संस्थापक माना गया है बिंदशक्ति, वाकाटक राज्य का संस्थापक बिंदशक्ति है। तो बिंदशक्ति को कई इतिहासकारों ने विदिशा का शासक भी कहा है। बिंदशक्ति को कई शासकों के द्वारा विदिशा का शासक भी कहा गया है। इसका शासनकाल 255 ईस्वी से लेकर 275 ईस्वी तक मिलता है। चूंकि इसके बाद में इसका पुत्र, लेकिन इस वंश में जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ वो आपका रुद्रसेन द्वितीय शासक हुआ, और जिसका विवाह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री के साथ में किया गया था। तो वाकाटक वंश के बारे में, इसके राज क्षेत्र में जबलपुर और मंडला जिला भी सम्मिलित थे। इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका मुख्य साक्ष्य जो मिला है आपका वो है अजयगढ़। अजयगढ़ में एक गंज नामक स्थान है जहां से वाकाटकों के बारे में साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
साथ ही साथ नचना कुठार से भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो सतना जिले में आता है। तो ये वाकाटकों के बारे में यहाँ पर स्थिति थी। बाकी जब हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त को पढ़ेंगे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ते समय, गुप्त शासकों के समय वाकाटकों को उस परिप्रेक्ष्य में देख लेंगे, उसके बारे में हमें विशेष जानकारी मिल जाएगी। मौर्यों की भांति गुप्त वंश भी भारत में उसी प्रकार से दीप्तमान हुआ। उसी प्रकार से गुप्तों ने भी भारत को एक अखंड भारत का निर्माण किया। विशेष करके समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन दोनों ने अखिल भारतीय राज्य का निर्माण किया था, जिस प्रकार से अशोक के शासनकाल में था। गुप्त वंश कहाँ से प्रारंभ होता है? गुप्त शासकों की जो उनकी वंशावली है, उसमें पहला नाम श्रीगुप्त आता है, उसके बाद घटोत्कच आता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य गुप्त और कुमारगुप्त। फिर इसके बाद में आपका गुप्त द्वितीय के बाद में आपका विष्णुगुप्त आता है। ये गुप्त शासकों की वंशावली। इस वंशावली में प्रथम शासक जो मिलता है वो श्रीगुप्त मिलता है, जो कि गुप्त वंश का संस्थापक शासक है। परंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, बस इसे गुप्त अभिलेखों में भी कहीं विशेष वर्णित नहीं किया गया है। मुख्य रूप से गुप्त शासकों का जो ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होता है वो चंद्रगुप्त प्रथम से होता है, जिसने 319 से 345 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त एक महान प्रतापी शासक था, जिसने वैवाहिक नीति के द्वारा अपने राज्य को स्थायित्व देने का कार्य किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी शासक की पुत्री कुमार देवी से विवाह किया और इस प्रकार से अपने राज्य को स्थिरता देने का कार्य किया। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जब राज्य का विस्तार किया गया, चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा 345 ईस्वी में। तो समुद्रगुप्त प्रथम जब समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा, उसने अखंड भारत बनाने के लिए जो अपना विजय रथ प्रारंभ किया, तो लगभग उसने संपूर्ण भारत को, दक्षिण भारत तक उसने अधिकार में ले लिया। इन जीतों को देखते हुए, इन विजयों को देखते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, या भारत में नेपोलियन की संज्ञा प्रदान की उसे। समुद्रगुप्त मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करेंगे इसकी विशेष तौर पे। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय की भी बात करेंगे। तो ये उनकी एक वंशावली है जिसमें हमने अभी बात की। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो साक्ष्य जो है गुप्तों के मुख्य रूप से पुरातात्विक साक्ष्य उदयगिरी में 2 लेख मिले हैं। एक आपका गुहा लेख है जिसका लेखक वीर साव है, दूसरा आपका सनकानिक का शिलालेख है जो उदयगिरी से ही प्राप्त हुआ। तो गुहा अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया? वीर साव के द्वारा। और जो उदयगिरी का शिलालेख है वो लिखवाया गया सनकानिक के द्वारा। वीर साव जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का एक मंत्री था, जो आपका संधि मंत्री, संधि विग्रह कहलाता था, वो मंत्री था। सांची का अभिलेख जो लिखाया गया है वो आम्र कारदब के द्वारा लिखवाया गया है, एक सैन्य अधिकारी था। यहाँ से भी गुप्तों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। मंदसौर जो कि वहाँ का जो प्रांतपति था बंधु वर्मा कुमारगुप्त प्रथम के समय, तो ये कुमारगुप्त प्रथम का शिला अभिलेख कहलाता है जो मंदसौर से प्राप्त हुआ है। महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन भी आ चुका है MPPSC में। इसी प्रकार एरण में 2 प्रकार का, एक तो जब हम समुद्रगुप्त की बात करेंगे, जब समुद्रगुप्त ने विदिशा को विजित किया था तो उसके उपलक्ष्य में एरण में एक स्मारक बनवाया था। इसी प्रकार से गुप्त शासक बुद्धगुप्त जो कि यहाँ पर आपका आता है, बुद्धगुप्त ने भी क्या किया था कि एरण में एक अभिलेख लिखवाया था।
इसी प्रकार से साकौर, रौंद, कुंडलपुर जैसे जो ग्राम हैं, जहाँ पर जो हटा तहसील के अंतर्गत दमोह जिले में आते हैं, यहाँ से गुप्तों के सिक्के मिले हैं। 24 सिक्के मिले हैं, जिसमें से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के पाए गए हैं। तो ये कुछ पुरातात्विक महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से गुप्तों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। ग्रंथों में हम देखें तो कालिदास, चूंकि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, इसलिए इनके समय समकालीन जो लिखे गए ग्रंथ वो गुप्त वंश के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से देवी रामचंद्र गुप्तम से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। हर्षचरित्र आदि से भी हमको गुप्त शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो ये गुप्त वंश की एक आपका रूपरेखा है कि किस प्रकार से गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है और इसका क्या क्या अध्ययन करना ये भी महत्वपूर्ण है। तो हम इसमें बात करते हैं समुद्रगुप्त प्रथम की। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समुद्रगुप्त प्रथम, जो चूंकि राजधानी गुप्त शासकों की पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र राजधानी थी, यहां से इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त ने क्या समुद्रगुप्त की जो विजयों थी, उन विजयों में एक दक्षिण भारत की विजय थी। दक्षिण भारत जाने के लिए समुद्रगुप्त मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, जबलपुर से होते हुए मंडला के रास्ते और वो कावेरी नदी तक पहुंचा। तो समुद्रगुप्त का जो रास्ता था वो सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला आदि उसका जो है ये रास्ता था। इसके माध्यम से कावेरी या दक्षिण भारत तक पहुंचा। तो इसके साक्ष्य भी हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त ने विदिशा को जीतने के उपलक्ष्य में, जैसे पहले बताया कि समुद्रगुप्त ने विदिशा को जीतने के उपलक्ष्य में एरण में एक स्मारक द्वार बनवाया था, स्मारक का निर्माण करवाया। समुद्रगुप्त की जब हम बात करते हैं तो समुद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त के प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त का जो प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद है, इस इलाहाबाद अभिलेख में जो उसकी विजयों के बारे में लिखा गया, एक विजय का उल्लेख मिलता है, खरपरिक जनजाति, खरपरिक जनजाति को पराजित करने का भी उल्लेख किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। तो प्रयाग प्रशस्ति में जो खरपरिक जनजाति की बात की गई, वो खरपरिक जनजाति हटा की बटियागढ़, हटा के बटियागढ़ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें खरपरिक जनजाति का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना गया है कि बटियागढ़ में मिलने वाली खरपरिक जो जनजाति है, उस जनजाति के पूर्वज ही थे जिन्हें समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित किया गया था। इसी प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति में एक दूसरा राज्य डाभाल या डाहाल के विजित करने का भी उल्लेख किया गया है। तो जो डाहाल राज्य है वो मध्य प्रदेश का वर्तमान जबलपुर, इसको भी समुद्रगुप्त ने विजित किया। इस प्रकार से समुद्रगुप्त के बारे में ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में विशेष जानकारियां प्राप्त होती हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय के और समुद्रगुप्त के बीच में एक आपको रामगुप्त भी नाम मिलता है। इतिहासकारों में विशेष मतभेद है इसके संबंध में कि इसका अभिलेखीय साक्ष्य कुछ भी नहीं है, परंतु ग्रंथों में कहा गया है या बतलाया गया है कि रामगुप्त समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था और वह सिंहासन आरूढ़ हुआ तो माना जाता है उसे कि एक कायर किस्म का शासक था। और जब शकों ने गुप्त वंश या गुप्तों के ऊपर आक्रमण किया तो इस भाई साहब जो रामगुप्त थे, रामगुप्त के सामने शक शासक ने दो ऑप्शन रख दिए। आक्रमण भारी आक्रमण था, कायर था, चूंकि शासक कमजोर था, सामने नहीं कर पाया, तो संधि करने की बात हुई और शक शासक ने प्रस्ताव रखा, या तो तुम अपना राज्य दे दो या फिर अपनी जो है घरवाली दे दो। अब रामगुप्त के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो राज्य छोड़े घरवाली रख ले, या घरवाली छोड़े तो राज्य रख ले। रामगुप्त को समझ में आया कि यार घरवाली देना सस्ता सौदा है, और उसने क्या किया कि शकों से संधि करना स्वीकार कर लिया। जब यह बात चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चली तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव स्वामिनी, जो कि रामगुप्त की पत्नी थी, उसका रूप धरा या उस प्रकार से बना और वो शक
के जो जहाँ सैनिक डेरा डला हुआ था वहाँ पहुँच गया। और पहुँच गया तो शासक ने जब देखा तो ध्रुव स्वामिनी को, अपनी प्रेयसी को आते हुए देखा तो बड़ा हर्षित हुआ, प्रफुल्लित हुआ और मंत्रमुग्ध हो गया। और होना भी लाजमी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब चूंकि होना लाजमी है तो सारे होशोवास खो बैठा और चंद्रगुप्त द्वितीय को वो मौका मिल गया। जब मौका मिल गया तो उसने शक शासक का काम तमाम भी कर दिया, और काम तमाम कर दिया और इस प्रकार से अपनी भाभी यानी ध्रुव स्वामिनी के साथ उसने विवाह किया। इसके उपरांत रामगुप्त की भी हत्या कर दी और सिंहासन आरूढ़ हो गया। जब उसने शक शासक की हत्या की थी तो चंद्रगुप्त द्वितीय को उस समय शकारी कहा गया। कौन सी उपाधि दी गई? शकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में शकारी की उपाधि धारण की। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहा। शकों को नष्ट करने के क्रम में चंद्रगुप्त को मध्य प्रदेश में रुकना पड़ा। इस बात का उल्लेख वीर साव का जो गुहा अभिलेख है उदयगिरी के, उसमें किया गया है। और इसी समय चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पहली राजधानी पाटलिपुत्र छोड़, जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र के अलावा उसने एक अपनी दूसरी उपराजधानी कह सकते हैं वो उज्जैनी को बनाया। ऐसा वीर साव के गुहाभिलेख में लिखा गया है। वीर साव के गुहाभिलेख में लिखा जाता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो उज्जैनी का स्वामी है। उज्जैनी का स्वामी है अर्थात उज्जैनी को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी या उपराजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता की भांति कई विजय प्राप्त की। उन विजयों को प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उसने बहुत सारी उपाधियां धारण की, जिनमें आपका विक्रम, विक्रमादित्य, विक्रमांक, इसके साथ में सिंह विक्रम। सिंह विक्रम के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो नरेंद्र चंद्र। ये महत्वपूर्ण उपाधि है, क्वेश्चन बन सकता है आपका। नरेंद्र चंद्र ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण किए गए बिरुद हैं जो उसने विभिन्न विजयों के बाद रखे, विभिन्न जीतों के बाद उसने रखे। तो शकारी, विक्रम, विक्रमादित्य, विक्रमांक, सिंह विक्रम, नरेंद्र चंद्र और अजीत विक्रम भी कहा जाता है। कई प्रकार की उपाधियां धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपने परदादा, जिसे कह सकते हैं आप परदादा नहीं, दादा चंद्रगुप्त प्रथम की भांति वैवाहिक संबंधों के माध्यम से राज्य को सुरक्षा देना या फिर उसको स्थायित्व देने का जो है नीति अपनाई। और उसके अंतर्गत चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री जो प्रभावती थी उसका विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया, जबकि स्वयं का विवाह उसने नाग शासक की पुत्री कुबेर नागा से किया हुआ था। तो इस प्रकार से उसने अपने राज्य को पड़ोसी राज्यों से कोई खतरा ना हो, कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो, यह इस बात को दूर करने के लिए उसने वैवाहिक नीति का जो है उसने अपनाया, वैवाहिक नीति को। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक नवरत्न था। इन नवरत्नों में 9 दरबारी सम्मिलित थे। उन 9 दरबारियों में जिनका नेतृत्व कालिदास के द्वारा किया जाता था, तो कालिदास, धनवंतरी जो कि वैद्य थे, बराह मेहर, अमर सिंह, घटकरपरा, बरूची, बेला भट्ट या बेताल भट्ट, शंकु तथा छपड़क जैसे विद्वान नवरत्न के तौर पर चंद्रगुप्त के दरबार में सम्मिलित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा, पाटलिपुत्र का शासक हुआ और उसका जो शासनकाल रहा वो 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक शासक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय की भांति उसका पुत्र कुमारगुप्त भी एक योग्य शासक था और उसने अपने पिता से प्राप्त जो शासन था या राज्य क्षेत्र था उसको अक्षुण्ण बनाए रखा। उसने हूणों को पराजित किया, हूणों से अपने राज्य की रक्षा की और उसके समय में
मंदसौर का जो उसका सेनापति था या प्रांतपति था मंदसौर का बंधु वर्मा के मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कुमारगुप्त के बारे में कि उसने पश्चिमी मालवा को विजित किया और पश्चिमी मालवा को जीतने वाला वह पहला गुप्त शासक था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है आपका कि पश्चिमी मालवा को जीतने वाला पहला गुप्त वंश का शासक, तो गुप्त वंश का पहला शासक कुमारगुप्त होगा। बंधु वर्मा के द्वारा वहां पर लिखवाया गया जो अभिलेख है उसमें ही जो पिछली पीएससी में क्वेश्चन आ चुका कि रेशम पालने वाले या रेशम काटने वाली जो जाति थी उसका उल्लेख किस अभिलेख में किया गया, तो वो आपका मंदसौर अभिलेख है जो कि बंधु वर्मा द्वारा कुमारगुप्त के लिए लिखवाया गया था और कुमारगुप्त की प्रशंसा में लिखा हुआ अभिलेख है। इसी प्रकार से कुमारगुप्त का एरण में भी एक अभिलेख मिलता है, तो वहां से भी कुछ जानकारी प्राप्त होती है आपकी। कुमारगुप्त ने अपने राज्य को संरक्षित करने का प्रयास किया। इसी क्रम में इसके उपरांत गुप्त शासक जो हुए वो कमजोर और निर्बल रहे, वो अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाए। हूणों के लगातार आक्रमण बढ़ते गए और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हूण प्लस में ओलिकर वंश का जो शासक था यशोवर्मन या यशोधर्मा कहा गया, जिसे जो मंदसौर पर शासन कर रहा था, इनके हो रहे लगातार आक्रमणों ने गुप्तों को जो है तहस नहस कर दिया और इस प्रकार से गुप्त वंश का जो है अंत होना प्रारंभ हो गया। अंतिम शासक जो था गुप्त वंश का उसका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त तक आते आते ये आपका वंश समाप्त हो गया और अन्य वंशों ने इसकी जगह ले ली, जिनकी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे विशेष करके गुप्त वंश के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उनमें से भी जो अभिलेख हैं, चाहे वो आपका सांची का अभिलेख आम्रकारदब के द्वारा लिखवाया गया हो, चाहे वीर साहब के द्वारा गुहाभिलेख उदयगिरी का, सनकानिक के द्वारा लिखवाया गया उदयगिरी का शिलालेख, मंदसौर का बंधु वर्मा के द्वारा, एरण के जो बुद्धगुप्त के द्वारा लिखवाया गया, साकोर रोंद कुंडलपुर से जो साक्ष्य प्राप्त हुए विशेषकर सिक्के मिले हैं, इनके बारे में एक हम स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो पिछले बार पीएससी में आया खासकर सिल्क या रेशम से संबंधित ऐसे ही कई चीज़ें जो है इन अभिलेखों में लिखी हुई है जहां से प्रश्न उठ सकता है, बन सकता है। और फिर बात को दोहरा रहा हूं कि एक प्रश्न भी हमें सिलेक्शन देने से रोक सकता है और वह एक प्रश्न हमको सिलेक्शन दिला भी सकता है। तो सभी लोगों को इस बात पर फोकस करना है कि भैया हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन को कर पाएँ और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। अन्यथा कट ऑफ गया 70 मतलब कहने का आशय एससी का 70, ओबीसी का 73 और जनरल का 73, और आपके एक क्वेश्चन न बनने से आप या तो 69 पे रुक गए या 72 पे रुक गए, तो आपकी वो मेहनत पूरे साल भर की जाया गई। तो हमें एक एक प्रश्न के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करनी है। इसके लिए हमें बहुत गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना होगा और गंभीरता पूर्वक विषयों को देखना होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों आप सभी से फिर वही निवेदन कि भाई आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बेल आइकॉन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जो वीडियो पहुंचा उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इस चैनल पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर दे दिया, उस पर कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि अगर कोई उसमें सुधार करने की गुंजाइश हो तो हम और सुधार करें और आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करें। थैंक यू।